M.J. Khan को. Dr. M.J. Khan, who's the chairman of Indian Chambers of Food and Agriculture. A huge round of applause for sir, everybody. A huge round of applause. Thank you, sir. The mic is on yours. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग टू ऑल. मुझे लगता है कि FPO से जुड़े लोग आए हैं तो हिंदी ठीक रहेगी या इंग्लिश? ठीक, बहुत बढ़िया. आज के इस मौके पर मौजूद हमारे चीफ गेस्ट रघुनंदन राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए. हमारे और मेहमान जो डैश पे बैठे हैं, स्पेशल कमिश्नर एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रेड्डी साहब, सिंगल साहब, मैडम दीप्ति जी, आप सब लोग जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं और जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हमारे जयपाल रेड्डी जी बैठे हैं, फार्मर्स से जुड़े हैं. ये आज 5वां प्रोग्राम है पूरे देश भर में एक सीरीज़ के प्रोग्राम्स में. लखनऊ से शुरू हुआ था. लखनऊ, लुधियाना, करनाल, भोपाल है, हैदराबाद. जैसा मैडम ने अभी शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि FPOs एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पावरफुल एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम विलेज लेवल पे क्रिएट करने का एक जो योजना 2003 में बनी थी, लेकिन बेहतर अमल में 2013 में आई, 2014 में. अभी कोई अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर ने FPOs बनाए हैं उसका कोई डेटा ठीक से अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 के आसपास सरकारी लेवल पे बन गए हैं और कोई 4 से 6,000 के बीच जो है वो प्राइवेट लेवल पे अपने अलग अलग कंपनीज बना रही हैं. कोई भी फिगर हो, चाहे 12,000 हो या 17,000 हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट हो गई है. लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए, सक्सेसफुल हो, दोनों के बीच में एक कोशिश होती, जद्दोजहद होती है आगे बढ़ने की, और तमाम सारी चीज़ें जो हैं उसी दौरान की जाती हैं. कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, सक्सेसफुल हो और अपने पर्पस को सर्व करे. तो आज ये चारों तरफ देखते हैं कि कुछ राज्यों में और कुछ FPOs जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और कुछ नहीं है, और कुछ राज्यों में नहीं है. जैसे महाराष्ट्र में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है. FPOs का एक का तो टर्नओवर अभी परसों ही उसके CMD से बात हो रही थी, पब्लिक में भी फिर स्टेटमेंट आया, 1,000 करोड़ क्रॉस कर गया है. आप सब लोग शायद ही फार्म जानते होंगे. लेकिन 3 और FPOs हैं जो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए. मुझे लगता है कुछ और भी होंगे जो मेरे नॉलेज में. तमिलनाडु में भी कुछ हैं. तो साउथ इंडिया में थोड़ा सक्सेस रेट बेहतर है, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है कि जो जिस लेवल पे पहुंच सकते हैं FPOs, अभी उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग उस पर ऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन इकोसिस्टम बहुत फेवरेबल है. इकोसिस्टम इसलिए फेवरेबल है क्योंकि लंबे टाइम से इंडस्ट्री, दोनों जो प्रोडक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री है और जो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हैंडलिंग से है, दोनों को ज़रूरत थी कि फार्मर्स के साथ में एक तरीके से बिजनेस करने की, टू पुट इट इन सिंपलर टर्म्स. अब उसको अच्छा बेहतर टर्म ये है पार्टनरशिप करने की. लेकिन आइडिया ये था कि जो इनपुट कंपनी है वो चाहते थे कि भाई किसान को इंस्टेड ऑफ वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लंबा चैनल के बजाय कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि किसान को सीधे डिलीवर हो जाए, तो बेहतर एक एफिशिएंट सिस्टम लागू होगा और कम प्राइस में किसानों को इनपुट्स और टेक्नोलॉजीज मिलेंगी. जो प्रोडक्शन साइड का था, जो पोस्ट प्रोडक्शन था, उसमें प्रिक्योरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री चाहती है कि वो बिचौलियों के बजाय सीधे सीधे अगर कोई ग्रुप, एक संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर विलेज लेवल पे हो तो उससे प्रिक्योरमेंट करेंगे तो उनका कॉस्ट बचेगा, एक प्रॉमिस डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी एंड एक एश्योर्ड क्वालिटी रहेगा. और उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो प्रोडक्शन में भी पार्टनरशिप हो सकती है. कैसे वैराइटल इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, और किस तरीके से वो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो इंडस्ट्री को खुद प्रोसेस करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए हो या ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए, वो मिल सके. तो उसके लिए सीधे सीधे फार्मर से कनेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता था, और उसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस विलेज लेवल पे क्रिएट होने चाहिए थे, जो हो गए हैं बाय एंड लार्ज. अब इनको बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से इस पार्टनरशिप को फैसिलिटेट किया जा सके, जिसमें इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी डिलीवरीज एंड आल्सो कि बेहतर तरीके से खेती की जा सकती है. उसमें अभी GAP सिस्टम बहुत तेज़ी से आने जा रहा है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में करीब सभी मेजर रिटेल चेन ने एक प्लेस जैसा लिया है कि 2030 तक वो सिर्फ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड एग्री प्रोड्यूस ही खरीदेंगे. तो 2030 का 32 हो सकता है. हमारे पास 5-7 साल का टाइम है कि हम अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कम से कम एग्रीकल्चर उसको 100%
गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से सर्टिफाई करा लें, और सर्टिफिकेशन की प्रोसेस में एक्चुअली अडॉप्शन भी चाहिए होता है, क्योंकि जब प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे जब भी सर्टिफाई होंगी, तो उससे एक क्रॉप स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो बेहतर तरीके से फसल पैदा करने का, और न सिर्फ फसल बल्कि वही लागू होता है एनिमल हस्बेंड्री पे भी, फिशरीज पे भी और सब सेक्टर्स पे भी। दूसरा इसका है पोस्ट प्रोडक्शन में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो अभी तक बहुत उसके बेनिफिट्स कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस होते हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है जितना पोटेंशियल प्रॉमिस करता है। और इंडिया का एग्रीकल्चर काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ लोग के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है कि सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया में है। चाइना लार्जेस्ट 1.2 ट्रिलियन माना जाता है। इंडिया इस साल शायद $600 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वैल्यू टर्म होगा, जो बहुत साइजेबल साइज है। इनफैक्ट यूएस इज नाउ टचिंग $400 बिलियन, तो वी आर अबाउट $200 बिलियन, 12 लाख करोड़ ज़्यादा है यूएस से। जबकि अमेरिका का हम लोग मानते हैं कि बहुत ही एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम है। हमारे वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम की है कि हर चीज़ दुनिया में जो कहीं भी पैदा होती है, इंडिया के किसी न किसी हिस्से में वो जरूर पैदा होती है। तो हम लोगों की जो लर्निंग्स हैं वो भी दुनिया के, इनफैक्ट अफ्रीका पार्टनरशिप की जब बात होती है, हमने भी 2 मीटिंग्स होस्ट किया, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर। उसमें भी इस बात पे बार बार स्ट्रेस होती है कि इंडिया की जो लर्निंग्स हैं वो इतनी डाइवर्स हैं, दोनों प्रोडक्शन में भी और एग्री बिजनेसेस में भी, कि इससे पूरी दुनिया के हर तरीके के एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है हमारा अपना प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादातर क्राफ्ट्स में या डेयरी में, पोल्ट्री में कम है डेफिनेटली, लेकिन हमारी लर्निंग सबसे ज़्यादा है। वो कम होने का और बड़ी सारी वजहें हैं, उसमें एक वजह ये भी है जो एफपीओ सर्व करता है पर्पज, वो ये कि लैंड होल्डिंग अभी गिरती जा रही है। पहले आज से 50 साल पहले कोई 15% 17% टोटल कल्टिवेटेड एंड मार्जिनल फार्मर्स करते, तभी ऑलमोस्ट 50% जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो देयरफॉर एग्रीगेशन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑपरेट करना। तो ये कम से कम अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म इन प्लेस है। क्यों और एफपीओ सक्सेसफुल है, वो सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट होगा इलेक्शन के बाद, अब तो खैर 1 महीना है, कि यहाँ के एफपीओज को जो देश में 10 या 15 बेस्ट एफपीओज हैं जो 100 करोड़ के ऊपर पहुँच गए बिजनेसेस में, वहाँ जाके 1 दिन 2 दिन का एक्सपोजर टिप होगा। इनफैक्ट वो आत्मा में इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम्स का एक प्रोविजन है। उस प्रोविजन के तहत अगर एफपीओज को एक्सपोजर विजिट भेजेंगे तो काफ़ी लर्निंग होगी टू सी कि वो क्या कर रहे हैं कि उससे इतना सक्सेसफुल, हम क्या नहीं कर रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं है और कैसे हो सकते हैं। एक तो वो है। दूसरा ये है कि कैसे इंडस्ट्री के साथ में बेहतर पार्टनरशिप्स, तो वो डेटा अवेलेबल है, आप लोगों से मुलाकात भी हो गई, आज भी जो भी कलेक्ट होगा डेटा डिस्कशन होगा, तो इंडस्ट्री जो रिलेवेंट है उसके साथ में कैसे प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप दोनों इंश्योर हो। मुझे लगता है ये 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो अच्छा होगा। कुछ पॉलिसी लेवल के हैं कि भाई किस तरीके से वो इनपुट सप्लाईज वगैरह के लिए जो लाइसेंस सिस्टम वगैरह है वो एफपीओज को बड़ा आसानी से प्रोविजन थोड़ा और रिलैक्स करके दिया जा सके। एंड कुछ प्रोसेसिंग का एक इंपॉर्टेंट एरिया सेक्रेटरी साहब, उसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। ये प्रोसेसिंग अगर वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो फ़ायदा होगा। इनफैक्ट हरियाणा में कोई 25 के आसपास 22 के आसपास एफपीओज हों जो उन्होंने प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्रिएट कर लिया अपने विलेज लेवल पे, तो सब्सिडी अवेलेबल है दोनों। अगर आप इस टाइम पे ड्रोन लेते हैं तो हाई लेवल सब्सिडी अवेलेबल है, आप प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं बहुत सब्सिडी अवेलेबल है, तो प्रोसेसिंग बेसिक लेवल की कम से कम कर सकते हैं। पार्टनरशिप का एक पहलू ये भी है कि अगर आप प्रोसेस बेसिक लेवल कर सकते हैं तो कई कंपनीज आपको पैकेजिंग मटेरियल, जैसे दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक अटेरना गांव है, वहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री भी कुछ दिन पहले गए थे, वो एफपीओ बेसिकली है, वो 5-7 गांव में बेबी कॉर्न कराता है और प्रोसेसिंग यूनिट लगा लिया है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना पैकेजिंग मटेरियल भेज देते हैं, सीधे वहीं से पैकेज होके एयरपोर्ट चला जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेसिक लेवल प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन फार्म लेवल पे, विलेज लेवल पे एफपीओज का बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन इसलिए है क्योंकि सब्सिडी भी बहुत मिल रही है और एक थोड़ा कैपेसिटी भी क्रिएटेड है, और सपोर्ट इकोसिस्टम में एक ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो जो जहाँ जहाँ डेफिसिट है उसको आइडेंटिफाई करके मुझे लगता है उसको एड्रेस करेंगे तो एक आज के जो एफपीओ जो फॉर्मेशन स्टेज में हैं, कल को जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ और ऊपर जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने रोल मॉडल्स हैं, तो मुझे लगता है एक बिगिनिंग है, आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी इसमें। और इलेक्शन निपटे उसके बाद में फिर मुलाकात के लिए एक बार बड़ी मीटिंग ना सही तो कम से कम 20-30-40 लोगों की एक राउंड टेबल एज ए फॉलो अप एक्शन जरूरी रहेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।